हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी से। इस बुक का जो 17th चैप्टर है जिसमें प्रोग्रेसिव एंड चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में बताया गया है, उसमें क्वेश्चंस का जो अरेंजमेंट है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड है, जिस चक्कर में मैं वो 17 पार्ट को लेकर नहीं आया हूँ, क्योंकि उसको पहले मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा कि आखिर कहाँ से क्वेश्चंस वहाँ पे मिसमैच हुए हैं। ठीक है, तो अभी हम 18th पार्ट से इसको कंटिन्यू रखेंगे, 17 को देखेंगे लास्ट में, या फिर जब भी मुझे टाइम लगेगा मैं 17 को करा दूंगा। तो 18th पार्ट की तरफ चलते हैं जिसमें ब्लूम्स का वर्गीकरण है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ स्टार्ट करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज डोमेन ऑफ लर्निंग? कौन सा डोमेन ऑफ लर्निंग है? एक्सपीरियंशियल, इफेक्टिव, स्पिरिचुअल या फिर प्रोफेशनल? अनुभविक, भावात्मक, आध्यात्मिक या फिर व्यावसायिक? अगर आपने ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी पहले पढ़ी हुई तो आपको पता होगा कि इनकी टैक्सोनॉमी में 3 डोमेन और कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। साइकोमोटर को कॉग्निटिव डोमेन में बोल दिया जाता है। अगर हम हिंदी में बात करें तो संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तो यहाँ पर हमें इसमें से कौन सा दिखाई दे रहा है? भावात्मक दिखाई दे रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, अफेक्टिव डोमेन यानी भावात्मक क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्यवहार का करना पक्ष, द डूइंग एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर। जो डूइंग एस्पेक्ट है वो आपका किसके अंदर आएगा? वो आपका अंदर आएगा साइकोमोटर डोमेन यानी कि सीखने का क्रियात्मक क्षेत्र, जिसे हम गतिक क्षेत्र भी बोल सकते हैं, और पहले जिसे कॉग्निटिव डोमेन बोला जाता था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉग्निटिव वर्ब्स आर यूज्ड टू एनालाइज द इंफॉर्मेशन गिवन? देखिए, एनालाइज यहाँ पर वर्ड आ रहा है कि विश्लेषण के लिए कौन सी चीज प्रयोग में लाई जाती है। तो विश्लेषण के अंदर आपका आता है अंतर पहचान करना, यानी कि यहाँ पर आएगा आपका डिफरेंशिएट करना। अंतर पहचान करना मतलब कि वर्गीकृत करना, तो यहाँ पर फर्स्ट आ जाएगा डिफरेंशिएट करना। ये आपका एनालाइज के अंदर आ जाएगा। जब भी आप दो चीजों को वर्गीकृत कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल हम छोटा सा लेके चलते हैं, हमें दो चीजों को लिविंग एंड नॉन लिविंग यानी कि जीवित और अजीवित का वर्गीकरण करना है, तो पहले हमें इन दोनों को एनालाइज करना पड़ेगा कि इनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके बेस पर हम इन दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा। फोर्थ है, ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी की पदानुक्रम व्यवस्था है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स, अचीवमेंट गोल्स, सर्कुलर डिक्लेरेशन या फिर रीडिंग स्किल्स। तो ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी जो है वो संज्ञानात्मक उद्देश्यों की पदानुक्रमिक व्यवस्था है। हम कहेंगे इसे कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स की एक हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशंस है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज करेक्टली मैच्ड विथ इट्स स्पेसिफाइड डोमेन? निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र से सही तरह से मिला हुआ है? निर्धारित कीजिए कि दिए गए मापकों में से कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों को पाने में सर्वाधिक प्रवृत्त कर सकता है? विश्लेषण के अंदर आएगा। देखिए, यहाँ पर आप निर्धारित कर रहे हो, डिटरमाइन कर रहे हो कि कौन सा ठीक है, कौन सा रिजल्ट लाने के लिए ठीक रहेगा। तो यहाँ इसके लिए हमें विश्लेषण करना पड़ेगा। तो फिफ्थ का फर्स्ट तो सही है कि आपने विद्यार्थियों को उनकी प्रगति की उपलब्धि, एक मिनट, ये क्या होगा? अरे एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पे शायद कुछ गड़बड़ हो गई है। रुको जरा, इसको इरेज करने दो। सेकंड है, क्या आपने विद्यार्थियों की उनकी गणित की उपलब्धि के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं? डिफ्रेंशिएट करना जो आता है, ग्रुपिंग करना, वो आपका आएगा एनालाइज के अंदर, तो ये गलत है। पिछली रात देखा गया क्रिकेट के मैच में निर्णात्मक पक्ष कौन सा था? यहाँ पर एक फैक्ट की बात चल रही है, तो यहाँ पर नॉलेज के अंदर आ जाएगा। जड़ी बूटियों के प्रयोग द्वारा चिकन पकाने हेतु कोई नई पाक विधि लिखी। नई पाक विधि ये आपका सृजनशील के अंदर आ जाएगा, क्योंकि जब भी कुछ नया क्रिएट करते हैं तो वो आपका क्रिएटिंग के अंदर आ जाता है। तो फर्स्ट सही है, बाकी सब थोड़े से गड़बड़ है। फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम के पुनर्संशोधित वर्गीकरण में मूल्यांकन के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है? देखिए, जब भी जस्टिफाई करने की बात आ जाए या जजिंग करने की बात आ जाए तो वहां पर आपका मूल्यांकन लगता है। आंकड़ों का प्रयोग करते हुए ग्राफ या चार्ट का निर्माण करना, ये तो मूल्यांकन के अंदर नहीं आएगा। समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना, प्रदत्त आंकड़ों की प्रासंगिकता का मूल्यांकन कर, अच्छा यहाँ पर परीक्षण कर रहे हो, जजिंग कर रहे हो, तो ये आपका आ जाएगा। जब भी जजमेंट हो रहा हो, जस्टिफिकेशन हो रहा हो,
तो वहां पर आपका मूल्यांकन यानी इवेल्युएशन आ जाता है। प्रदत्त आंकड़ों की प्रासंगिकता का मूल्यांकन करना, वस्तुओं की श्रेणी करना हेतु नूतन पद्धति का निर्माण करना, ये आपका क्रिएटिंग के अंदर आता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, जजिंग द लॉजिकल कंसिस्टेंसी ऑफ अ सॉल्यूशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, अंकों ग्रेड अंकों से कैसे अलग है। जब भी आप दो चीजों को डिफरेंशिएट कर रहे होते हो या दोनों में किसी भी प्रकार की तुलना कर रहे होते हो, तो वहां पर हमेशा उसके लिए हमेशा एनालिसिस करना होता है, तो आपका एनालिटिक के अंदर आ जाएगा, विश्लेषणात्मक के अंदर ये आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की अवस्था को संबोधित करती है। यहाँ पर एक वर्ड दिख रहा है हमें अनुभूति, इंग्लिश में देखें तो हमें एक वर्ड दिख रहा है फीलिंग्स। जो आपकी फीलिंग्स आती हैं वो आपके अफेक्टिव डोमेन के अंदर आती हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, भावात्मक पक्ष। देखिए इफेक्टिव यानी प्रभाव होता है, तो अफेक्टिव यानी भावात्मक पक्ष होता है, तो आपको अफेक्टिव एंड इफेक्टिव में अंतर पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को वर्ग का प्रत्यय पढ़ाने के बाद एक शिक्षक ने 2 प्रश्न दिए, वर्ग की क्या परिभाषा है, एक वर्ग की रचना करो। देखो जब भी आप किसी चीज की डेफिनेशन बता रहे हो तो वो हमेशा आपके नॉलेज के अंदर आती है, क्योंकि आपने उस चीज को याद करा और अब आपके वो चीज आपके ज्ञान में है, ठीक है, तो नॉलेज के अंदर आएगी परिभाषा। अब उसका यूज करके आप एक वर्ग की रचना कर रहे हो, यानी आप अपने ज्ञान का प्रयोग कर रहे हो, तो ये आपके अंदर जाएगा ज्ञान के प्रयोग यानी कि अनुप्रयोग के अंदर। तो ए जो है वो तो ज्ञान बता रहा है, लेकिन बी संश्लेषण नहीं बता रहा है। ए ज्ञान बता रहा है, बी ज्ञान का प्रयोग बता रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, ए नॉलेज और बी आपका एप्लीकेशन की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, कक्षा अध्यापन के पश्चात अध्यापक देखता है कि एक विद्यार्थी सुव्यवस्थित निबंध लेख लेता है, सृजनात्मक लघु कथा, सुनियोजित व्याख्यान दे सकता है और एक प्रयोग की योजना बनाकर प्रस्तुत करता है। यह विद्यार्थी विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त अधिगम को किसी समस्या समाधान के लिए संगठित कर लेता है। अध्यापक की दृष्टि से इस विद्यार्थी ने शैक्षिक उद्देश्य के किस स्तर को प्राप्त कर लिया है। देखिए तो इसने यहाँ पर एक बात दिख रही है कि यह विद्यार्थी विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त अधिगम को किसी समस्या समाधान के लिए संगठित कर लेता है, यानी कि इसने अलग अलग जगह से नॉलेज को एक्वायर करा और किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए भी उस नॉलेज का बाद में यूज कर सकता है, यानी अपने ज्ञान का यहाँ पर वो क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है, ज्ञान का अनुप्रयोग कर सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, इस इकाई के पूर्ण होने पर कहानी की मुख्य घटनाओं को व्याकरण रूप में संक्षिप्त कर सकेंगे, यह किस उद्देश्य के अंदर आ रहा है। घटनाओं का शुद्ध रूप से संक्षिप्त कर सकेंगे, तो ये उनका आएगा कॉम्प्रिहेंशन के अंदर। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपका इकाई पूर्ण हो चुका है, उसका ज्ञान बच्चे के अंदर आ गया है। अब इस ज्ञान के आधार पर व्याकरण की जो भी आपकी जो भी शुद्ध रूप है उनको वह लगा पाएगा, तो वह अपने ज्ञान अपनी समझ के आधार पर यह काम कर पाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, उद्देश्यों के कथन के लिए प्रयुक्त व्यवहारगत पद जैसे परिवर्तन लाना, गणना करना, खोजना, निर्देशित करना, अनुरूपित करना, संशोधित करना, संक्रिय करना, भविष्य कथन करना, तैयार करना, संबंध बताना, दिखाना, हल करना, ये किस वर्ग से संबंधित है। तो ये सारे आपके संबंधित हो जाते हैं संश्लेषण के अंदर। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सिंथेसिस। ठीक, तो हालांकि कुछ क्वेश्चंस आपको लग सकते हैं, ये अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर हम जैसे तैयार करना देखें, दूसरे में संबंध बताना देखें, खोजना देखें या परिवर्तन लाना देखें, तो ये सारे आपके संश्लेषण के अंदर आ जाते हैं। तो आप अगर कुछ वोकैब इनकी तैयार करके रख लोगे, कुछ एक दो बार इसको अच्छे से पढ़ लोगे, तो फिर आप इनके आंसर टिक कर पाओगे। तो ये 12 क्वेश्चन ही इसमें दे रखे थे, तो इस 12 के 12 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। यहाँ पर हमें इसकी आंसर की देखने के लिए मिल जाती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे भी और भी वीडियोज यहाँ आपको चैनल पर देखने के लिए मिलने वाली है, तो चैनल से जुड़े रहिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।